दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक को बताने जा रहे हैं जिस पर वनडे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं प्रश्न आता ही रहता है। वनडे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं प्रश्न आता ही रहता है। कहीं ना कहीं वनडे एग्ज़ाम में या बड़े एग्ज़ामों में प्रश्न आता है, लेकिन बच्चे उसको स्किप कर जाते हैं। कभी कभी नहीं कर पाते हैं, अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं, और वो बहुत ही हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है बांध। दोस्तों, हम बचपन से इस शब्द को सुनते आ रहे हैं। जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से हैं, वो बचपन में कहीं ना कहीं इसको सुने होंगे। जब अपने बचपन में खेतों में जाते थे अपने पिताजी की हेल्प करने, तो वहाँ पर उनके पिताजी बोलते थे, बेटा वो जो नाली से पानी आ रहा है, जो सिंचाई करते थे, सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल से जो पानी आता था, तो कहते थे बेटा जाओ वहाँ पे बांध बना दो मिट्टी का, और पानी का डायरेक्शन दूसरी दिशा में मोड़ दो। तो हम लोग ऐसा करते थे उस समय, और उस समय वो बांध का मतलब वही समझते थे कि बांध यही है। लेकिन आज जो हम लोग सुनते हैं उसका कोई दूसरा ही मतलब रहता है। दोस्तों, आज का जो हम लोग सुनते हैं उसका दूसरा ही मतलब रहता है। तो आज हम दोस्तों बांध के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बांध के बारे में पढ़ेंगे कि बांध होता क्या है, बांध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उपयोगिता क्या है, और भारत में कौन कौन से प्रमुख डैम हैं जो हमेशा पूछते हैं कि इस डैम को किस नदी पर बनाया गया है, कहाँ पर, कहाँ से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है। और मुझे बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, कौन सा है। अपने डाउट्स को बताना, डाउट्स को क्लियर कर देना, ठीक है। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए डाउट सेशन भी रख सकता हूँ, अगर आप कमेंट सेशन में अपने डाउट्स को बंद कर दे भेज देते हैं तो। अब मैं दोस्तों यहाँ पे जो चर्चा करने जा रहा हूँ बांध को, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमेशा प्रश्न कभी वनडे टाइप के आते हैं, वन लाइनर आते हैं, तो कभी इसमें अगर मान लीजिए आप कोई सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे पूछता है कि बांध की क्या उपयोगिता है समावेशी विकास में या बहु परियोजना में, इसका क्या मतलब होगा, क्या उपयोगिता होगी। सब कई प्रकार से प्रश्न पूछता है, हर जगह मतलब प्रश्न कहीं ना कहीं पूछता है। तो दोस्तों, उसी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बांध होता क्या है। तो बांध जनरली दोस्तों आपने सुना होगा, एक प्रकार का हम बचपन में जैसे सुनते थे अवरोध होता है। अवरोध कोई चीज़ है, मान लीजिए बांध, पानी आ रहा है, पानी ऐसे बहते हुए आ रहा है दोस्तों, तो उसको क्या कर देते थे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बांध बना देते हैं मिट्टी का, और पानी को अवरोधित मतलब उसकी दिशा को मोड़ने के लिए वहाँ पे अवरोध लगा देते थे। अब यहाँ पे भाई अगर या तो पानी की दिशा को मोड़ दो, या तो यहाँ पे कोई जलाशय टाइप का बन जाएगा, कोई पानी भरता जाएगा, क्योंकि पानी का बहाव तो हो रहा है भाई। या तो नदी से पानी आ रहा है, जैसे मान लो नदी से आ रहा है, नहर से आ रहा है, तो यहाँ पे हम बांध बना देते थे, पानी को यहाँ मोड़ देते थे या तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, जलाशय टाइप का बना देते थे। तो वैसे ही बांध होता था दोस्तों। बांध को क्या कहते थे, यहाँ पे बांध जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है। इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था दोस्तों, कई प्रयोजनों के लिए। जैसे कि मैंने बताया ना कि बांध बनाने से क्या होता है, जलाशय के लिए, जलाशय में मछलियाँ पकड़ सकते थे, मछली पकड़ने के साथ साथ बहुत उपयोगी होता था हमारे। बहुउद्देशीय तरीके से बांध आज बनाए जाते हैं। आज एक उद्देश्य नहीं रहता, बहुउद्देशीय तरीके से आज बांध बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बांध जो होता था वो लघु बांध आज बनते हैं, बड़े मतलब छोटे बड़े कई प्रकार के डैम हो सकते हैं। बांधों का निर्माण करना आसान नहीं है, जटिल कार्य है, क्योंकि बांध बनाने में अधिक समय लगता है, समय के साथ खर्चा भी आता है, ठीक है। और समय खर्चा तो आता ही है, क्योंकि बड़े बांध बनाना है। बांध के निर्माण में पत्थर भी चाहिए, कंकड़ भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए। कई सारे डैम बनाने के लिए मतलब ये आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डैम बनाना ये तो नहीं बचपन वाला खेल जो हम लोग करते थे, वो तो है नहीं भाई। बहुत बड़ा डैम बनाना है, बहुत देसी परियोजनाओं के लिए बनाना है, तो हमको आवश्यकताएँ पड़ती हैं। अब आजकल दोस्तों नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस डैम है भांगड़ा बांध है, सरदार सरोवर बांध है, टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में, तो बहुत ही फेमस डैम है। इनका नाम हमेशा आप सुनते होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बांध जो बनता है, बांध के पीछे पानी को वहन करने की क्षमता भी देखी जाती है कि भाई पानी जो हम लोग इसमें पानी जो बांध में रोका जा रहा है, इसमें बांध की क्षमता क्या है। भाई अगर मान लीजिए मैंने 500 लीटर की क्षमता वाला डैम बनाया और इसमें मैंने 600 लीटर कर दिया, तो भाई तब तो ये तो डैमेज हो जाएगा ना, आसपास के इलाके में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भाई पानी की क्षमता को भी यहाँ से मापा जाता है कि कितनी क्षमता का हम लोग पानी इसमें रोक सकते हैं। अगर उस क्षमता से ज़्यादा पानी हुआ तो हम इसको छोड़ देंगे आगे। भाई यही होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डैम बना हुआ है, अब यहाँ पे डैम बना हुआ है, ये मान लीजिए चंबल नदी है या गंगा नदी है, यहाँ पे डैम बना हुआ है, केन बेतवा कोई भी नदी है, यहाँ पे डैम बना हुआ है, यहाँ पे पानी रोका जा रहा है, बांध है। अभी बांध में जैसे मान लीजिए 500 लीटर, या जनरल थोड़ा सा उदाहरण मानते हैं, 500 लीटर की क्षमता है इसकी पानी
सहन करने की भार क्षमता है, जिसको भार सहन करने की मतलब इतना पानी रोक सकता है, इसके बाद का पानी नहीं। अब बरसात हुई इस एरिया में, अब पानी तो भाई आएगा ही। और जब पानी भाई आएगा इस एरिया में तो क्या होगा, अब भाई इस एरिया में पानी आएगा तो क्या होगा दोस्तों, अब इसकी क्षमता तो भाई 500 लीटर की है ना। अब क्या करेंगे, इसके आगे का जो पानी होगा, 500 के आगे जो भी पानी होगा उसको हम छोड़ देंगे आगे ना, भाई बांध बनाया तो इसको आगे छोड़ देंगे। तो यही होता है कि क्या होता है, बरसात के समय नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और आसपास के क्षेत्रों को कह दिया जाता है कि भैया यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है, कृपया इसे आसपास के इलाके खाली कर दो, क्योंकि बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। पहले ही सूचना दे देते हैं कि भैया हम बांध से पानी छोड़ेंगे, कृपया आप आसपास के इलाकों को खाली कर दीजिए, क्योंकि नहीं खाली करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो वहाँ पे खाली करने का संकेत 4 दिन 5 दिन पहले दे देते हैं, क्योंकि मौसम विभाग को पता रहता है कि पानी बरसेगा और यहाँ पे बारिश बढ़ने से यहाँ पे बाढ़ आती है, यहाँ पे पानी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पानी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो डैम डैमेज हो जाएगा, फिर इससे काफ़ी मात्रा में नुकसान होगा, जनधन की हानि होगी। तो इससे बहुत सोच जो रखते हैं, दूरगामी सोच रखते हुए जहाँ के लोग होते हैं वहाँ पे जो मतलब तैयार अधिकारी वगैरह होते हैं, वो अपना एक निर्देश जारी कर देते हैं, तो आसपास के जो एनडीआरएफ टीम वाले होते हैं या पुलिस कर्मी होते हैं वो आसपास के इलाकों को खाली करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं अब बात करने जा रहा हूँ कि बांध पर ढकेले जाने वाले जल की मात्रा, जैसे मान लीजिए बांध है, अब बांध में जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी भरा है तो यहाँ पे एक दाब तो बढ़ता है ना, दाब बढ़ता जाता है। तो जो दाब होता है दोस्तों, वो दाब क्या करता है, गहराई के अनुसार बढ़ता जाता है। गहराई के मतलब प्रोपोर्शनल होता है। अब दाब बढ़ा मतलब गहराई, जितनी बांध की गहराई होगी उसका दाब उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें बाहर जो पानी को बहन करने की क्षमता होगी उतनी ही अधिक हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत याद करने वाली ज़रूरत है कि मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके मन माइंड में बन जाए कि बांध होता क्या। नहीं तो मैं तो भाई आपको जनरली बताता हूँ निकल जाऊँगा, वन डे एग्जाम के लिए नहीं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि बांध क्यों बनाते हैं, बांध बनाना आसान है कि नहीं। जो हम लोग पहले सुनते थे क्या वैसा ही बांध है कुछ, वैसा कुछ नहीं है, कुछ अलग है इस बार जो आप सुनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, बांधों का तल भी चौड़ा किया जाता है। जहाँ तल होता है भाई चौड़ा करना पड़ेगा, काफ़ी पानी बहने का जो भार होता है ताकि वो पानी को सहन कर सके। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं बांध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों मैंने बताया ना बांध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सिंचाई का पानी भैया नहीं है, यहाँ पे हमने बांध बनाया, हमको भैया यहाँ पे अब इधर पानी हमको भेजना, यहाँ सिंचाई नहीं, यहाँ पानी नहीं जा रहा है, लेकिन नदी का बहाव इधर है। अब भाई इधर मोड़ तो सकते नहीं हैं, मोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहर बनाना एक बहुत बड़ी उद्देश्य परियोजना हो जाती है। तो भाई हमने क्या किया, हम तो भाई डैम बना लेंगे, क्योंकि मान लीजिए हमको यहाँ पे मान लीजिए 200 करोड़ का खर्चा आएगा नहर बनाने में, यहाँ से 500 किलोमीटर लंबी नहर बनाने में। हमने सोचेंगे कि भैया हम 500 की जगह हम 100 करोड़ का आता है तो हम सोचते हैं कि 500 करोड़ में डैम बन जाएगा, डैम बना लेते हैं। और डैम से बहुउद्देशीय परियोजना, मैंने बताया ना पहले बताया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बनाया जाता है। अब डैम बना, अब इस इलाके में भैया हम आसानी से पानी क्या कर देते हैं, चला जाएगा, इस इलाके में पानी चला जाएगा आराम से, ये सिंचाई के लिए काम भी आ गया। बिजली बनाने के लिए पंचक्की जो होती है, मतलब जो क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं थे जब बचपन में पढ़ते थे या प्रोजेक्ट बनाते थे अपने, जो जब कभी हमको स्कूल में प्रदर्शनी लगती थी तो हम बनाते थे भाई पवन टाइप की, पवन चक्की अलग होती, पंचक्की अलग होती, जो जल से द्वारा ऐसे करके बना रहता था, ऐसे करके गोल गोल रहता था, हम आप ऊपर से पानी चलाते थे। जब पानी चलाते थे तो घूमता था, जब ये घूमता था तो वहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा बनती थी, वो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती थी, वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती थी। किस में बदल जाती थी दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती थी, वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती थी। दोस्तों जब विद्युत ऊर्जा में बदल जाती थी तो उसको क्या कहते थे हम लोग, विद्युत ऊर्जा में बदल गई तो उसको बिजली को स्टोर कर लेते थे। भाई कहीं ना कहीं हम स्टोर करना पड़ेगा ना, तो वैसा ही आज कुछ किए जाते हैं, मतलब डैम में भी ऐसा ही होता है, तो बिजली बनाने में काम आता है। पुनः सृजन के लिए जल भंडार में भी उसका उपयोग होता है। भाई मान लीजिए जल कहीं पर आवश्यकता पड़ गई तो जल का पुनः भंडारण हो जाता है। ठीक है, बांध को बाढ़ नियंत्रण से भी सहायता मिलती है। मैंने बताया ना कि मान लीजिए अब इस नदी में मान लीजिए बाढ़ हमेशा आ जाती है, हमने बांध बना दिया तो भाई बाढ़ अब हमेशा नहीं आएगी, एक पार्टिकुलर समय के लिए आएगी, बाढ़ हमेशा बाढ़ आती है, तो कम से कम आदमी को पता चल जाएगा कि भाई बाढ़ आने वाली है, तो पता चल जाएगा, लेकिन बाढ़ को नियंत्रित तो कर दिया गया ना। अब बांध से क्या होता है, पानी पीने को पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बांध के जलाशय से सिंचित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत जल विद्युत, मैंने बताया जल विद्युत से बिजली प्राप्त कर सकते हैं। नदी जल बांधों को पीछे उठाता है। कृत्रिम झीलों का निर्माण भी हो जाता है। भाई अब यहाँ पे पानी है, भर गया, कृत्रिम झीलों का निर्माण हो गया। एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा उपयोग होता है, पर्यटन मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है यहाँ पे, पर्यटन के लिए भी एक अच्छा हमको व्यू मिल जाता है, यहाँ पे पर्यटन भी बढ़ने लगता है। भाई लोग आने लगते हैं, देखने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं, क्योंकि डैम का ऐसा व्यू ही बनता है कि मतलब काफ़ी मनोरम दृश्य होता है, तो उस दृश्य को लोग देखने भी आते हैं। तो दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मैंने अच्छे से इसको कलेक्ट करके बनाया है, तो आप इसको देख लीजिएगा और उसको बताइएगा। जलाशय मछली पकड़ने के लिए मैंने बताया ना अच्छे स्थान होते हैं, बन जाते हैं, तो ये भी होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों
बांधों के प्रकार। बांध जनरली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसमें पढ़ लीजिएगा। बांध निर्माण के कई सारे लोग मिलके मतलब बांध बनाने के अधिक अधिक प्रकार है। मतलब बांध जो बनाते हैं वो वहाँ की मिट्टी कैसी, जलवायु कैसी है वहाँ की भैया, कैसी कैसी प्रकार की वहाँ पे कंक्रीट पत्थर पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। भाई जैसे मान लीजिए कंकड़ गिर सकता है, वहाँ पे कंकड़ी नहीं है आसपास, कंक्रीट ही नहीं है, तो भाई दूर से लाना तो बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ज़्यादा खर्चा आएगा। आसपास की मतलब आवश्यकताओं को देखते हुए वहाँ पे आसपास क्या मिल जाए, कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों को देखते हुए वहाँ पर बांध का निर्माण किया जाए, किस प्रकार का बांध वहाँ बनाना उचित रहेगा। अब गुरुत्व प्रकार का डैम भी बनता है, ठीक है दोस्तों, गुरुत्व प्रकार का एक डैम बनता है जो कंक्रीट बहुत बड़े वजनदार वहाँ पे यूज होते हैं बांध बनाने में। इसका निर्माण इस ये जो इसका निर्माण पूछा जाता है कि भांगड़ा बांध, देखो बताया ना, भांगड़ा बांध कंक्रीट गुरुत्व का बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, ये बहुत मजबूत डैम होता है, बहुत खर्चा आता है गुरुत्व बांध बनाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है। मतलब एक उच्च कोटि का डैम होता है ये। और बात दूसरे डैम है चापा प्रकार का डैम होता है। मतलब ये तो डैम है लेकिन इसकी आकृति के हिसाब से भाई, इस चाप की प्रकार की आकृति बनती है, इसकी आकृति के हिसाब से इसको चाप डैम या कैनियन डैम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जल की ओर मुड़ी आकृति होती है, ऐसे करके मुड़ा होता है डैम, तो लगता है कि भैया ये चाप के आकार का है, तो चाप डैम बोल देते हैं। इडुक्की डैम भी तुमको मेरा मेरा केरल में पेरियार नदी पर बना हुआ है, वो भी एक चाप प्रकार के डैम का उदाहरण। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे, उसका चित्र भी दिखा देंगे। अब तटबंध डैम की बात करते हैं। तटबंध डैम में पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी ये आता है वनडे में, टिहरी डैम जो बना है वो किस प्रकार के डैम का उदाहरण हो, तो तटबंध डैम का उदाहरण है। तो ये बता, रॉकफिल डैम भी कहते हैं। तटबंध बांध कभी नहीं, मतलब कुछ नहीं आ जाता है ऐसे कि भैया तटबंध बांध क्या है। तटबंध बांध कौन सा डैम है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया भाई, उसमें पूछा कि कौन सा डैम है, तो भाई तटबंध नहीं पूछ रहा, वहाँ पे आप रॉकफिल भी बोल रहे, रॉकफिल बांध कौन सा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही एक ही हैं। शब्द को घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में जो मैंने लिखा है कि ये मिट्टी और चट्टान की बनी विशाल बांध होते हैं, ये पानी को तेज बहाव को रोक सकें इसलिए इनको बनाया जाता है। इनमें चट्टानों में दरार होने, जल रिसाव होने लगता है, और मिट्टी कंक्रीट का इस्तेमाल इसमें कम किया जाता है। जैसे मिट्टी कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है एक कम मात्रा में किया जाता है। मिट्टी मतलब यहाँ पे जो होता है कंक्रीट शक्तिशाली नहीं होती है, तो यहाँ पे मतलब मोटे प्रकार के, मतलब यहाँ पे जो कंक्रीट जो शक्तिशाली नहीं होती है, मिट्टी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे मोटे टाइप की, ज़्यादा मोटा डैम हो जाता है। ये मोटा टाइप का मतलब डैम रहता है, हल्का मोटा रहता है ये अन्य बांधों की अपेक्षा। मतलब ये इस प्रकार का डैम वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा नदी का बहाव नहीं होता है। तो हम लोग दोस्तों बात करते हैं भारत में प्रमुख डैम जो होते हैं। तो दोस्तों जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इन डैमों को आप ध्यान से पढ़िएगा। इनमें पूछता क्या है, बांध किस नदी पर बना है, कब बना है और कहाँ पर बना है, क्या उपयोगिता है, पूछ लेता है कभी कभी। अगर मान लो उस क्षेत्र का आप स्पेशल पढ़ रहे हैं या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो जैसे पूछता है। जैसे मान लीजिए अब पूछ रहा है कि क्या कहते हैं कि अब पूछ लेता है प्रश्न कि इस जो क्षेत्र में डैम बना है ये डैम कैसे बना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी देखो, ये देखो ये डैम है। अब जैसे आप ये डैम देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो डैम है ये है उकाई डैम। उकाई डैम, ठीक है दोस्तों, ये डैम हमेशा मतलब पूछता है कि उकाई डैम, अगर पूछेगा कि उकाई डैम कहाँ पर बना है, किस राज्य में बना है, तो आपको बताना है कि गुजरात राज्य में बना हुआ है। ठीक है, अब गुजरात राज्य में बना है तो किस नदी पर भी पूछ सकता है, भाई तापी नदी पर बना है। जब आपको भाई तापी नदी के बारे में पता होगा तो आप बता भी पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि साबरमती नदी, तापी, नर्मदा, ठीक है, तापी नर्मदा नदियों के बारे में आप तो भली भांति जानते होंगे। ऊपर जैसे मान लीजिए नर्मदा नदी है, ये तापी नदी है, ठीक है, तो ये आसपास मतलब वहाँ की नदियाँ हैं जो क्या कहते हैं। अब नर्मदा ताप्ती नदी के बारे में ज़्यादा आपको बताऊँगा नहीं, कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बता सकता हूँ कि नर्मदा ताप्ती नदियाँ क्या कहते हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, क्यों नहीं करती हैं, अगर आपको पूछना है, अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अब इसके नदियों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि नदियाँ होती क्या हैं, क्या नदियाँ, ये नदियाँ अरब सागर की ओर गिरने वाली क्यों नहीं डेल्टा बनाती हैं, ये क्या बनाती हैं, अरब सागर की नदियाँ क्यों डेल्टा बनाती हैं। मतलब इस सारी बातों को मैं, अगर आपको जानना है तो मुझे आप बताइए, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो स्किप करने लगते हैं बच्चे, देखते नहीं है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको जल्दी से बताना चाहता हूँ कि बच्चों को कम से कम समझ में आए, क्योंकि लड़कों को भी बोरिंग लगने लगता है। मैं समझ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं भी वही चीज़ से गुजरा हूँ, तो मुझे लगता है और करता भी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात नदी पर, तापी नदी पर बना हुआ है सॉरी, और इसे बल्लभ सागर नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछता है उकाई डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बल्लभ सागर नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, बल्लभ सागर नाम से। 1972 में बना था, ये ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये सूरत से
ये भी नहीं पूछता है। लेकिन मतलब याद आपको पता होना चाहिए भाई, ये ज्ञान है, ज्ञान लेने से कोई वो नहीं होता। लेकिन आजकल आदमी ज्ञान तो वही होता है कि भैया ज्ञान होना चाहिए हमको, पढ़ाना तो ज्ञान हमको सिर्फ अपने जो हमको चाहिए नौकरी के लिए चाहिए आजकल ज्ञान, तो आदमी को चाहिए। ऐसे भी होना चाहिए कि भाई कम से कम जाओ गुजरात तो कम से कम आदमी बता सको कि भैया ये उकाई डैम है, गुजरात है, तापी नदी पर बना है। तापी क्या है, तापी नदी कहाँ से आती है, क्या है, सब तो मतलब आदमी ज्ञान है तो बहुत ही अच्छा रहता है, दूसरे पर इफेक्ट डालता है भाई, वो देखता है, सम्मान करता है। तो चलो उकाई डैम की बात मैं कर चुका हूँ। अब दूसरे डैम की बात करता हूँ। ये राणा प्रताप डैम है राजस्थान, जैसा कि नाम से ही पता चलता है राणा प्रताप, ठीक है, राजपूताना। हिस्ट्री में आप ना पढ़ोगे अपने को राणा प्रताप को। राणा प्रताप से चेतक घोड़े का नाम था। तो आप बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसमें पढ़ना आपको मिलेगा पढ़ने को। तो आपको जब ये क्या कहते हैं नदियों में पढ़ोगे आप यहीं पे, तो यहीं पे आप क्या कहते हैं, तो चंबल नदी है यहाँ पे, यहाँ से निकलती है राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए ये यूपी में चली जाती है। तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये रावत भाटा चंबल नदी पर बना है। गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व वाला डैम है ये, पूछता है गुरुत्व वाला बांध है, ठीक है। ये राजस्थान में बना राणा प्रताप चंबल नदी पर, याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब गांधी सागर डैम, ये भी राजस्थान में है, याद रखना। गांधी सागर में चंबल नदी पर ये भी बना। गांधी सागर राणा प्रताप दोनों ही कहाँ पर बने हुए हैं, चंबल नदी पर बने हुए हैं, याद रखना, ठीक है। ये प्रधानमंत्री के समय बना था, आधारशिला रखी गई थी, जो उस समय पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समय में इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो इसको आप देख लेना, ठीक है, कि पूछ सकता है कि कौन उस समय पीएम था, तो पूछ सकता है। तो ये देखो ऐसा डैम बना हुआ है ये डैम बिल्कुल नॉर्मली है। अब ये डैम देखो कितना, ये डैम वही डैम है जो मैं बता रहा हूँ, मुल्ला पेरियार डैम है। मुल्ला पेरियार, पेरियार नदी, नाम से ही पता चल रहा है मुल्ला पेरियार। तो आप यहाँ से कुछ ट्रिक्स होती है पकड़ लें। मुल्ला पेरियार डैम है तो पेरियार नदी ही है, जो पेरियार नदी केरला में ही है, जो पेरियार नदी पर बना है, ये पूछ लेता। मुल्ला पेरियार तो आपको इसको नाम से ही याद हो गया कि पेरियार नदी पर बना। ये डैम की फ़ोटो है, ऐसे आप यहाँ पे देख लीजिए इमेज इसकी। तो यहाँ पे जो आपको उसके बारे में पता है, पेरियार की इलायची पहाड़ियाँ हैं, कोरडम की पहाड़ियाँ हैं। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको थोड़ा सा वो लगेगा, नहीं तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे ये उत्तरी पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे, तो इसके लिए मैं आपको बताया ना, आपको ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताइए, मेरी सीरीज चलने वाली है। अभी हाल ही में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं टॉपिक वाइज 1 बाय 1 पढ़ाता चला जाऊँगा। आपको कभी भी दिक्कत आती, कोई भी टॉपिक में दिक्कत आती तो आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, आप कहीं पर भी हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आप अपनी क्वेरी देख सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इडुक्की, मैंने बताया इडुक्की केरल में है, पेरियार नदी पर है, मैंने अभी बात किया था। तो ये भी बहुत पूछा जाता है, इडुक्की पेरियार बांध एशिया के सबसे ऊंचे मेहराबदार बना था, चापाकार बांध। ये देखो चाप बना हुआ है ना, देखो मैंने आपसे बताया ना, चापाकार बांध जो होता है चाप की तरह होता है। ये देखो चाप लग रहा ना, आर की तरह है, तो ये चाप की तरह बांध है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चाप, मतलब चाप बांध बोलते हैं। इडुक्की पेरियार डैम होता है, इडुक्की पेरियार नदी पर बना है केरला में, ठीक है। इसको भी याद कर लेना, एशिया के सबसे ऊंचे मेहराबदार बांधों में से एक है, इसको आप याद रखना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। इसका वीडियो ऐसे ही है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसको मैंने बताने का मतलब था, एक भारत के प्रमुख डैम है जो हमेशा प्रश्न में आते हैं, मतलब पूछता है, कई बार प्रश्न में ये आया है डैम, इडुक्की पेरियार, इडुक्की नदी, इडुक्की पेरियार, ऐसे करके प्रश्न दिमाग में बन जाता है। इडुक्की नदी, इडुक्की का जैसे बांध आता है नाम, तो बस पेरियार नदी केरला, अलमाटी बांध, अलमाटी कौन कहा था, कृष्णा नदी पर बना है, बस ऐसे याद करना है, अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर बना है। तो ऐसे करते मेट्टूर, तो ये भी क्या है, कावेरी नदी पर बना, तमिलनाडु मेट्टूर, ठीक है। तो अपने आप से थोड़ा ट्रिक्स बनाइए बच्चों, और अपने आप से करने का प्रयास करिए, मतलब अपने आप से ही अपना ही कोड बना के, अपने ही कोड को डिकोड करके याद करने का प्रयास करिए। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, कभी कभी स्किप कर जाए, मैंने ऊपर जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, और ये कभी कभी स्किप कर जाती हैं चीज़ें, ठीक है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु पर बना है, कावेरी नदी पर निर्मित है, ठीक है, कावेरी नदी पर, इसको इतना याद करना है। और इसके बाद हम ये बात करते हैं कृष्णा सागर डैम, ये भी कर्नाटक में है। कावेरी नदी में, कावेरी नदी का विवाद जो होता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इंदिरा सागर डैम की बात करें। इंदिरा सागर डैम, ये देखो इंदिरा सागर डैम, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर बना है। ये भी पूछता है कभी कभी प्रश्न, ठीक है। नर्मदा नदी पर बना जलाशय, पानी जमा करने के भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा बेसिन पर डाउन स्ट्रीम परियोजनाओं का मूल मतलब कोई भी परियोजनाओं का, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य से बनाया जाता है। मूल परियोजना बिजली घर, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर यहीं पे बना हुआ है। तो पूछता है भारत का सबसे बड़ा बिजली घर यहीं पे है। तो दोस्तों ऐसे करके प्रश्न आते हैं। सरदार सरोवर डैम राजस्थान पर, गुजरात पे बना हुआ है ये डैम है, और नर्मदा नदी पर बना है। मतलब नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हुई चली आती है झारखंड छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो ऐसे करके
तो आपको ऐसे याद करना है दोस्तों कि एक दूसरे से कोरिलेट करके बताया ना। देखो जैसे मान लो सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पर बना है, ये नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा घाटी परियोजना बनती है, उसका सबसे बड़ा बांध है। अब बता दें आपको जानकारी के लिए, इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है इसे, ठीक है। ये बांध को मैंने बताया ना, बांध पानी के लिए बहुत उपयोगी होता है, सिंचाई के लिए, वहाँ की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए, बिजली के लिए। तो ये परियोजना है, विश्व बैंक द्वारा इसे पुनर्निर्माण के लिए पैसा भी दिया गया था, विश्व बैंक से इसने ऋण पर बना है। ये देखिए हीराकुंड डैम, ये पूछता है प्रश्न, बहुत बार पूछता है, सबसे बड़ा डैम पूछता है। हीराकुंड नदी जो, हीराकुंड डैम कहाँ पे बना हुआ है, तो ये पूछता है हीराकुंड डैम बना कहाँ पे बना है, महानदी पर बना है, उड़ीसा, महानदी। जब यह महानदी भी अमरकंटक से निकलती है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित डैम है, ये पूछा जाता है। सबसे लंबा डैम कहाँ दुनिया का, तो यहीं पे है। ठीक है दोस्तों, ये भी आता है, आपको याद रखना हीराकुंड। भांगरा नागल बांध राजस्थान पंजाब सॉरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलज नदी और सॉरी सतलज नदी है, इसको आप ध्यान से देखना, सतलज नदी, ठीक है। सतलज नाम तो सुना ही होगा, 5 नदियाँ पंजाब में मिलती हैं, तो वो सतलज नदी है। आप सतलज नदी, ब्यास नदी को पढ़े होंगे, वो जब पढ़ेंगे आप नदियों का संरचना, तो सिंधु तंत्र के अंदर, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये नदियाँ आती हैं। अब इसके बाद ये हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये नागार्जुन बांध तेलंगाना राज्य में है, कृष्णा नदी पर बना है। इसको भी कभी कभी ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से पूछता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन वर्क बांध है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, मैंने बताया बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बनाया जाता है। जिसमें दो प्रमुख नगरें, दो मुख्य नहरें हैं, प्रत्येक नदी की दो किनारों पर एक है, प्रत्येक नदी जो है कि दो किनारों जो है एक है। और इसके दाहिनी ओर उर्फ सागर है, मतलब इसमें काफ़ी डिटेल में हमको अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने लिखे हैं जो हमेशा आपके ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है, आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी देखो टिहरी डैम है, मैं बता सकता तटबंध डैम भी कहते हैं, रॉकफिल डैम भी बोलते हैं, तो ये टिहरी बांध है पूरा ये, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, ये टिहरी बांध है, तो टिहरी बांध है ये। अब हम इसमें बात करें, टिहरी बांध उत्तराखंड में पता है, भागीरथी नदी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको पता होगा दोस्तों कि भागीरथी ही गंगा नदी है। जब ये अलकनंदा में मिलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है, तो इसके आगे क्या हो जाता है, गंगा नदी हो जाती है। ये क्या, तब तक भागीरथी रहती, भागीरथी उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भागीरथी कहते हैं इसको। तो ये देखो इतनी ऊंचाई पर बंधा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछता था, टिहरी डैम है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे ऊंचे बांधों में सूचीबद्ध है ये, दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में। दुनिया की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी बहुआयामी बांध परियोजना जो है यही है। यह पर्यावरणीय क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की रक्षा के लिए बनाया गया है। कभी कभी इसका दुष्प्रभाव भी पड़ जाता है वहाँ के आसपास के लोगों पर, तो इतना नहीं देखना, हमेशा हमें पॉजिटिव लेके चलना है, पॉजिटिविटी देखना है। लेकिन हर चीज़ पता है ना, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, तो साइड्स में तो मेरिट डिमेरिट आ ही जाती हैं। तो हमको दोस्तों बस इसके ये देखना क्या है। तो अब दोस्तों मैं बात करता हूँ भवानी सागर डैम, ये क्या तमिलनाडु पर बना हुआ है, ये भवानी नदी पर बना हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों, मैंने बताया ना तटबंध मिट्टी के बांधों पर गिना जाता है ये। अब यहाँ बात करें तुंगभद्रा डैम, कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा डैम है, तुंगभद्रा नदी पर बना है। अब तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है, और कर्नाटक में इसी पर बना हुआ है, तो आपको इसको भी याद करना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, इसको आपको लेके चलना। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो आपको सब चीज़ें मतलब अपने आप को याद रखना कि भैया क्या है क्या नहीं है, कौन सी किस नदी से कनेक्टेड है, ये आपको देख के चलना है, कनेक्टेड करके क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है एक दूसरे से। मैंने भाई तुंगभद्रा नदी की बात करी तो मैंने बता दिया कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो पूछता है कि जो तुंगभद्रा डैम बना हुआ है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, वो तुंगभद्रा नदी किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न मतलब घुमा के पूछता है। तो ये सिविल सर्विसेज वगैरह में, या फिर हम बात करें पीसीएस वगैरह में, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछता है ऐसे प्रकार के प्रश्न। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि छोटा छोटा ज्ञान लेके बड़ा ज्ञान बनता है, छोटा छोटा सागर, बूंद बूंद से सागर बनता है, घड़ा भरता है, तो वही होता है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसको ऐसे। अब इसका रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में बना है, रिहंद नदी, सोन नदी भी कहते हैं, सोन नदी जब निकलती है यहाँ से निकलती है, झारखंड से होते हुए ऐसे जाती है। तो ये अपना ये उत्तराखंड का जब मैप सॉरी यूपी का मैप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये, तो ये यहाँ पे तो गोविंद बल्लभ सागर जो थे प्रथम सीएम थे अपने भारत यूपी के, तो उन्हीं के नाम पर ये सागर बना है, कृत्रिम झील है, उसी झील पर ये डैम बना हुआ है, उसी के पास बना है डैम। तो इसे रिहंद बांध यूपी का है। तो ये भी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि यूपी में कौन सा है, जो यूपी स्पेशल पढ़ते हैं तो उसमें ये पता ना पड़ता है। गोविंद सागर, बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, पूछता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस सीएम के नाम पर पड़ी है, यूपी स्पेशल वाले में ऐसा पूछा जाता है प्रश्न कि भाई भारत के प्रथम सीएम कौन है, प्रश्न पहला बन गया भाई गोविंद बल्लभ पंत। और कौन सी ऐसी झील है जो प्रथम सीएम के नाम पर पड़ी है, वो भाई कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी झील है गोविंद बल्लभ सागर पंत। इस
झील पर कौन सा डैम बना, रिहंद डैम बना है। कौन सी नदी, रिहंद नदी, या तो फिर कह सकते हो सोन नदी, ठीक है। और यह मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। मात्रा मतलब जल स्टोर करने के हिसाब से। अब ये मैथन डैम जो झारखंड में है, बर्राकर नदी पर बना है। ये आसपास की मतलब वहाँ की एक कौन सी नदी है, मतलब ये है कि क्षेत्रीय नदी है, ठीक है। और कोयना बांध महाराष्ट्र में है, पूछता कोयनास नदी पर बना हुआ है, मलबे कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके ये बिलासपुर डैम है, राजस्थान राजस्थान बनासी नदी पर बना हुआ है। बिलास, अब ऊपर हमने विशाल डैम, सॉरी बिलास नहीं, विशाल डैम, तो विशाल डैम बना हुआ है यहाँ पे ये, तो ठीक है। तो राजस्थान में बनासी नदी पर बना हुआ है जलाशय। और जयपुर शहर के जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बांध के बने जो जलाशय को जयपुर का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने 19 डैम की बात करी है। आप इन डैमों को याद कर लीजिएगा, भारत के प्रमुख डैमों के अंतर्गत इनका नाम आता है। आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा लगता है कि हाँ बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, अच्छा उनके लिए सब यूजफुल है। जो भी हम कंटेंट डालते हैं थोड़ा ढूंढने में समय लगता है। अभी हाल ही में मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, मेरी एक वीडियो बजट पर आई थी, उसको भी आप देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मेरा मोटिव है कि बच्चों को ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।